नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। साथियों, आज की इस वीडियो में यूपी पुलिस परीक्षा 2023 में पूछे जाने वाली हिंदी के 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं, जो आने वाली यूपी पुलिस परीक्षा 2023 के लिए अति महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है। अगर आप लोग यूपी पुलिस में वर्दी पाना चाहते हैं तो आप लगातार प्रैक्टिस सेट लगाते रहिएगा, क्योंकि इन्हीं प्रैक्टिस सेटों के माध्यम से आप एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे। क्योंकि आप लगातार ज़्यादा प्रश्न देखते रहेंगे और वही प्रश्न आपको डायरेक्ट पेपर में देखते हुए मिल जाएंगे, तो आप उस प्रश्न को सही कर लेंगे। तो आज के प्रैक्टिस सेट का हमारा टारगेट है कि आपको इस प्रैक्टिस सेट के कम से कम 100 लाइक तो करना ही है। और इस प्रैक्टिस सेट में आपको 37 में से 25 प्रश्न आपको हल करना अनिवार्य। इससे अगर आप कम प्रश्न सही कर पा रहे हैं तो आपको लगातार प्रैक्टिस सेट करने की ज़रूरत है। तो प्रैक्टिस सेट पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस प्रैक्टिस सेट को आप अपने सभी छोटे भाई बहनों के पास ज़रूर शेयर कर देना, जिससे वो भी लोग इस प्रैक्टिस सेट को लगाएं और वो भी लोग अपनी तैयारी को चेक कर पाएँ कि उनकी तैयारी यूपी पुलिस परीक्षा 2023 के लिए कैसी चल रही। इससे पहले मैं हिंदी के 256 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखे तो सारे प्रैक्टिस सेट आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, और वहाँ से जा कर के आप एक एक करके सभी प्रैक्टिस सेटों को लगा सकते हैं और अपनी तैयारी को चेक कर सकते हैं कि आपकी तैयारी यूपी पुलिस परीक्षा 2023 के लिए कैसी चल रही है। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए शुरू करते हैं आज का अपना हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 257। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा मूर्धन्य वर्ण नहीं है। तो बताना है कि इनमें से कौन सा है जो मूर्धन्य वर्ण नहीं है। तो कौन सा नहीं है, तो इसमें जो जा है, कौन जा है, ये मूर्धन्य वर्ण नहीं है। बाकी के तीनों ये मूर्धन्य वर्ण हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा महाप्राण व्यंजन नहीं है। तो इनमें से तीन है जो महाप्राण व्यंजन है, जबकि जो एक चौथा है जो महाप्राण व्यंजन नहीं है। तो कौन सा है जो महाप्राण व्यंजन नहीं है, तो इसमें जो बावकड़ी है ये महाप्राण व्यंजन नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये अल्पप्राण व्यंजन है। अगला प्रश्न है आपके सामने कि महोत्सव में कौन सी संधि है। तो कौन सी संधि है महोत्सव में, ये आपको बताना है। तो महोत्सव शब्द में संधि है गुण स्वर संधि। कौन सी है, गुण स्वर संधि है महोत्सव शब्द में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि तथैव का सही संधि विच्छेद हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा तथैव का सही संधि विच्छेद, ये आपको बताना है। तो तथैव का सही संधि विच्छेद होता है तथा प्लस एव। कौन सा, तथा प्लस एव, ये तथैव का सही संधि विच्छेद होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि तल्लीन में कौन सी संधि है। तो बताना है कि आपको जो तल्लीन शब्द है इसमें कौन सी संधि है। तो जो तल्लीन है इसमें संधि है व्यंजन संधि। कौन सी है, व्यंजन संधि है तल्लीन में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी की पहचान कीजिए। तो आपको बताना है कि इनमें से तीन जो वर्तनी है वो सही लिखी, जबकि चौथा है एक जो वो वर्तनी अशुद्ध है। तो कौन सी वर्तनी अशुद्ध है वो आप छांटिएगा। तो द्वंद्व लिखा है, ये सही नहीं लिखा है। तो ऑप्शन नंबर डी है जो ये अशुद्ध वर्तनी हो जाएगी। अगला प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सी वर्तनी शुद्ध है। तो बताना कि इनमें से कौन सी वर्तनी है जो शुद्ध है। तो कौन सी है, तो जो वर्ण लिखा है ऑप्शन नंबर ए में, ये वर्तनी शुद्ध है। बाकी के तीनों हैं ये वर्तनियाँ अशुद्ध हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि जब दो शब्दों में एक सार्थक और दूसरा निरार्थक हो तब किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो कौन से विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है कि जब दो शब्दों में एक सार्थक और दूसरा निरार्थक हो, तो उस समय प्रयोग किया जाता है योजक चिन्ह का। किसका, योजक चिन्ह का। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हे ईश्वर सबका कल्याण हो, इस वाक्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है। तो कौन सा विराम चिन्ह लगा ये आपको
बताना प्रश्न नंबर 9 में। तो इसमें लगा है विस्मयादि बोधक। कौन सा? विस्मयादि बोधक विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है, हे ईश्वर सबका कल्याण हो। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? तो बताना आपको क्वेश्चन नंबर 10 में कौन सा वो शब्द है जो व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। तो कौन सा नहीं है? तो कौन सा? जो मंत्री, मंत्री ये एक व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये एक जातिवाचक शब्द है। अगला प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? तो इनमें से कौन सा शब्द है जो भाववाचक संज्ञा है? तो कौन सा है? तो जो सर्दी, कौन? सर्दी है, ये भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? तो इनमें से 3 जो शब्द हैं वो पुल्लिंग है, जबकि चौथा जो शब्द है वो स्त्रीलिंग है। तो अच्छा और अच्छी लगाने से स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का पता लग जाता है। तो अच्छा पवन, अच्छी पवन, ये एक अच्छी पवन ये सही अर्थ निकल रहा है, जबकि अच्छा पवन ये सही अर्थ नहीं निकल रहा है। तो ऑप्शन नंबर ये पुल्लिंग शब्द नहीं है, ये एक स्त्रीलिंग शब्द है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो एक जो शब्द होगा वो पुल्लिंग होगा, जबकि 3 जो शब्द हैं वो स्त्रीलिंग होगा। तो चलिए बताते हैं कि कौन सा शब्द है जो स्त्रीलिंग नहीं है। तो अच्छा गिरी, कौन? अच्छा गिरी, ये एक स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि बहु शब्द का सही बहुवचन है। तो बहु का बहुवचन क्या हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो बहु शब्द का सही बहुवचन हो जाएगा बहुएं। क्या? बहुएं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चूहा बिल से बाहर निकला, चूहा बिल से बाहर निकला, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो कौन सा कारक है चूहा बिल से बाहर निकला? तो इस वाक्य में कारक है अपादान कारक। कौन सा है? अपादान कारक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि निश्चयवाचक सर्वनाम का चयन कीजिए। तो बताना है कि इनमें से कौन सा है जो निश्चयवाचक सर्वनाम है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वह है, कौन? वह है, ये एक निश्चयवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा गुणवाचक विशेषण नहीं है? तो इनमें से कौन सा है जो गुणवाचक विशेषण नहीं है? तो कौन सा है? तो दूसरा, कौन? दूसरा है, ये गुणवाचक विशेषण नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि विशेषण शब्द उच्च की उत्तमावस्था है। तो क्या है विशेषण शब्द की उच्चमावस्था, ये आपको बताना है। तो इसकी उच्चमावस्था हो जाएगी उच्चतम। कौन सी हो जाएगी? उच्चतम हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सी सकर्मक क्रिया नहीं है? तो इनमें से 3 है जो सकर्मक क्रिया हैं, जबकि चौथा एक है वो सकर्मक क्रिया नहीं है। तो सोना, सोना ये सकर्मक क्रिया नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि हवा चल रही है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा भेद है? तो कौन सा भेद है इस वाक्य में, ये आपको बताना है कि हवा चल रही है। तो इस वाक्य में क्रिया का है नित्याबोधक शब्द। कौन सा? ये नित्याबोधक शब्द है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैंने पुस्तक पढ़ी में कौन सा वाच्य है, ये आपको बताना है। तो मैंने पुस्तक पढ़ी कौन सा वाच्य है? तो इसमें वाच्य है कृतवाच्य। कौन सा? ये कृतवाच्य है। मैंने पुस्तक पढ़ी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि श्याम जा रहा है में कौन सा काल है? तो कौन सा काल है, ये आपको बताना है कि श्याम जा रहा है। तो इसमें काल हो जाएगा आपका तत्कालिक वर्तमान काल है। कौन सा? तत्कालिक वर्तमान काल। श्याम जा रहा है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अव्यय का भेद कौन सा है? तो इनमें से बताना है कि कौन सा है जो अव्यय का भेद है। तो अव्यय के भेद इनमें से हो जाएंगे
क्रिया विशेषण, संबंध बोधक और समुच्चय बोधक। कौन सा? ये तीनों यानी उपयुक्त सभी ये अव्यय के भेद हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लगभग किस प्रकार का निपात है ये आपको बताना है। तो किस प्रकार का निपात है लगभग? तो ये अवधारणा बोधक। कौन सा? अवधारण बोधक है लगभग। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 से आपके सामने कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो इनमें से कौन सा जो शब्द है तत्सम नहीं है, यानी वो जो शब्द है वो तद्भव है, तो कौन सा है? तो जो लोहा है, कौन? लोहा, ये तत्सम शब्द नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव नहीं है? तो इनमें से एक शब्द है जो तद्भव नहीं, यानी वो ये है जो तत्सम है। तो कौन सा है? तो बंध्या। कौन? बंध्या, ये तद्भव शब्द नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव तत्सम युग्म सही नहीं है? तो बताना है कि इनमें से कौन सा तद्भव तत्सम युग्म सही नहीं है। तो कौन सा सही नहीं है? तो निष्ठुर का निष्ठुर ये सही है। नयन नयन, नया नवीन। कौन? नया नवीन, ये बिल्कुल सही नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रिक्शा किस भाषा का शब्द है? तो कौन सी भाषा का शब्द है रिक्शा, ये आपको बताना है। तो जो रिक्शा है ये है एक जापानी भाषा का शब्द। किसका? जापानी भाषा का शब्द है रिक्शा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अम्बु, अम्बु शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है। तो बताना है कि इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा। तो अम्बु, जो अम्बु है, सॉरी अम्ब है, अम्ब है, इसका अर्थ होता है माता, और अम्बु का अर्थ होता है जल, यानी माता और जल। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा योग ऋण शब्द है? तो इनमें से कौन सा है जो योग ऋण शब्द है? तो कौन सा है? तो इनमें से पंकज। कौन? पंकज, ये योग ऋण शब्द है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निरोग में कौन सा उपसर्ग है? तो कौन सा उपसर्ग है निरोग में, ये आपको बताना है। तो निरोग में उपसर्ग है निर। कौन सा? निर उपसर्ग है निरोग में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रखैया में कौन सा प्रत्यय लगा है? तो कौन सा प्रत्यय लगा रखैया में, ये आपको बताना है। तो रखैया शब्द में प्रत्यय लगा इया। कौन सा? इया प्रत्यय लगा है रखैया में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? तो इनमें से कौन सा एक वो शब्द है जो विशेषण नहीं है? तो कौन सा शब्द है जो विशेषण नहीं है? तो अंकुर। कौन सा? अंकुर, ये एक विशेषण शब्द नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि विशेष शब्द का चयन कीजिए। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो शब्द है जो विशेष है। तो कौन सा है? तो आत्मा। कौन? आत्मा, ये एक विशेष शब्द है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि गौरी शंकर में कौन सा समास है? तो कौन सा समास है गौरी शंकर में, ये आपको बताना है। तो गौरी शंकर में समास है द्वंद्व समास। कौन सा? द्वंद्व समास है गौरी शंकर में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि नवग्रह में कौन सा समास है? तो कौन सा समास है नवग्रह में, ये आपको बताना है। तो नवग्रह, तो इसमें समास हो जाएगा आपका द्विगु समास। कौन सा? द्विगु समास हो जाएगा नवग्रह में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट प्रश्न है आज के प्रैक्टिस सेट का कि ध्यान में मग्न किस प्रकार का पदबंध है? तो ये किस प्रकार का पदबंध है ध्यान में मग्न, ये आपको बताना है। तो ध्यान में मग्न ये है एक विशेषण पदबंध। कौन सा? ये एक विशेषण पदबंध है ध्यान में मग्न। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट प्रश्न है आज के प्रैक्टिस सेट का कि अर्थ की दृष्टि से वाक्य का भेद है। तो बताने कि इनमें से अर्थ की दृष्टि से वाक्य का कौन सा भेद है। तो वाक्य के भेद होते हैं विधिवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक। कौन सा? यानी उपयुक्त सभी अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
तो अब आप बताइए कि आपको ये प्रैक्टिस सेट कैसा लगा। प्रैक्टिस सेट पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपन नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट तथा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।